नमस्कार मित्रों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत भाषा के इस दूसरे एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला के बारे में। आज हम वर्णमाला में वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। मित्रों, ये टॉपिक्स जो हैं एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और ये संस्कृत व्याकरण की नींव भी है, इसलिए इनको पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है। और हमने पूरी कोशिश की है कि इनको आसान व सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके और हमें उम्मीद भी है कि आप एपिसोड के अंत में आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला में हम शुरू करेंगे वर्ण क्या है, वर्ण या अक्षर को पहले जानेंगे। सबसे पहले वर्ण या अक्षर को परिभाषित करेंगे। वर्ण या अक्षर एक दूसरे के समानार्थी कहे जाते हैं। वर्ण या अक्षर एक दूसरे के समान हैं या समानार्थी शब्द हैं। वर्ण का मतलब होता है अविनाशी, मतलब जिसका विनाश न हो। अखंड, जिसका खंड खंड न किया जा सके। अनश्वर, जो नाशवान न हो, जिसका क्षरण न हो। अगर हम एक लाइन में इसको परिभाषित करना चाहें तो इतना ही कहेंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई का नाम वर्ण है। मतलब वर्ण से छोटी इकाई कोई नहीं है। वर्ण एक अविभाज्य है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं वर्ण भेद के बारे में। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स्वर को संस्कृत में परिभाषित करेंगे तो लिखा जाता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, मतलब स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनको परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे अन्वग भवति व्यंजनम, मतलब इनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ये परतंत्र होते हैं जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। मित्रों, जब हम प्रत्याहार का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्यों आते हैं और व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्यों आते हैं। फिलहाल इतना ही जान लेते हैं कि स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के बारे में हमने पढ़ा कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वर स्वतंत्र होते हैं। इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृत में, हमारे संस्कृत भाषा में 9 स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। शुरू के जो 5 स्वर हैं मूल स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये मूल स्वर कहलाते हैं। और बाद के जो 4 स्वर हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, 2 वर्णों के संयुक्त होने से बनते हैं, संयोग से बनते हैं, इसीलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ और ई को मिलाकर ए बनता है, अ और ए को मिलाकर ऐ बनता है, अ और उ को मिलाकर ओ बनता है, अ और ओ को मिलाकर औ बनता है। ठीक है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जबकि संस्कृत भाषा में 9 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ठीक है। स्वर के भेद। स्वर का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, एक मात्रा के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। मात्रा के आधार पर हम बांटेंगे इसको तो एक पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। प्रयत्न के आधार पर बांटेंगे तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये वेदों में मिलता है इनका विभाजन। और मात्रा के आधार पर बांटेंगे तो ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब मात्रा के आधार पर अध्ययन करेंगे। मात्रा के आधार पे ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। हमारे संस्कृत भाषा में ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ली, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं जिनको मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। मित्रों, जितना समय हम ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लिए उससे 2 गुना समय हम दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लेंगे, मतलब थोड़ा देर तक उच्चारण करेंगे। जैसे आ का उच्चारण करेंगे तो आ थोड़ा देर तक बोलेंगे। उसी तरह दीर्घ ई का उच्चारण करेंगे, ई। उसी तरह दीर्घ ऊ का उच्चारण करेंगे, ऊ। थोड़ा
ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे। इसके बाद प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर का उच्चारण करेंगे तो दीर्घ स्वर की तुलना में 3 गुना समय लेंगे। जैसे ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लेंगे। त्रिमात्रिक स्वर है तो इसके उच्चारण के लिए उ इनके उच्चारण के लिए 3 गुना समय लेना पड़ता है, इसीलिए इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं या प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। मित्रों, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को पहले परिभाषित कर लेते हैं कि उदात्त क्या होते हैं, अनुदात्त क्या होते हैं और स्वरित क्या होते हैं। उदात्त को परिभाषित करेंगे तो संस्कृत परिभाषा है उच्चैः उदात्तः, मतलब मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनके ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर की उदात्त संज्ञा होगी। ठीक है, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर की उदात्त संज्ञा होगी, मतलब उदात्त स्वर कहलाते हैं। और जो अनुदात्त होते हैं इनको संस्कृत में परिभाषित किया गया है नीचैः अनुदात्तः, मतलब कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित होने वाले जो स्वर की अनुदात्त संज्ञा होगी। मतलब अनुदात्त जो स्वर होते हैं वो कंठ, तालु के निचले भाग से उच्चारित होते हैं, जबकि जो उदात्त स्वर होते हैं वो मुख के भीतर कंठ, तालु के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित होते हैं। इसीलिए उदात्त को उच्चैः उदात्तः बोला जाता है और अनुदात्त स्वर को नीचैः अनुदात्तः बोला जाता है। और जो स्वरित होता है समाहारः स्वरितः, मतलब उदात्त और अनुदात्त के बीच में कहा जाता है इसको, मतलब उदात्त और अनुदात्त के समाहार होने से दोनों के संयोग से स्वरित स्वर का जन्म होता है। ठीक है, उसे हम स्वरित स्वर की संज्ञा देते हैं। अब है री का दीर्घ नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं बनता है, री का दीर्घ होता है। मित्रों, ये जो दीर्घ री हमने लिख दिया है ये ह्रस्व री है, ह्रस्व री यहाँ पे लिखा जाएगा और ह्रस्व री का दीर्घ होता है। अब इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो 9 स्वर हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। मित्रों, इनमें जो प्रत्येक जो स्वर हैं वो उदात्त भी है, अनुदात्त भी है और स्वरित भी है। मतलब अ उदात्त भी है, अनुदात्त भी है और स्वरित भी है। उसी प्रकार ई उदात्त भी है, अनुदात्त भी है और स्वरित भी है। उसी प्रकार उ उदात्त भी है, अनुदात्त भी है और स्वरित है। इसी तरह से 9 स्वरों को हम देख लेंगे। ठीक है, हमारे संस्कृत में अ, ई, उ, री प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। मित्रों, कभी कभी एग्जामिनेशन वगैरह में पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में अ के कितने भेद होते हैं, तो अ के 18 भेद होते हैं, ई के 18 भेद होते हैं, उ के 18 भेद होते हैं और री के 18 भेद होते हैं। मित्रों, अ के 18 भेद होते हैं। इसको हम सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा हमने समय लिया है आपको समझाने के लिए कि अ के 18 भेद क्यों होते हैं। जैसे ह्रस्व अ हो गया, आ को हम दीर्घ अ के नाम से जानते हैं। ये बात जान लीजिए, आ को हम दीर्घ अ के नाम से जानते हैं क्योंकि अ में 2 मात्रा है। अ जो है अ के आगे एक और मात्रा लगा देंगे तो 2 मात्रा हो जाएगा, तो इसको द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। तो अ का दीर्घ आ होता है। ठीक, इसके बाद प्लुत अ, मतलब अ के आगे 3 मात्रा। ठीक, अब इसमें दिया है कि अ जो है, इसमें हमने पढ़ा था कि प्रत्येक स्वर उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। इसका मतलब अ जो है उदात्त भी है, अनुदात्त भी है, स्वरित भी है। ह्रस्व अ हो गया। उसी प्रकार दीर्घ अ मतलब आ, ये भी उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा। उसी तरह प्लुत अ, ये भी उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित। कुल मिलाकर 3 तिली के 9 हो गया। और एक चीज़ और है कि जो उदात्त स्वर हैं, अ के जो 3 भेद हैं, मतलब एक उदात्त स्वर हो गया, एक अनुदात्त स्वर हो गया, एक स्वरित हो गया। 3 भेद हो गए, अ के 3 भेद हो गए, आ के 3 भेद हो गए और प्लुत अ के 3 भेद हो गए। ये प्रत्येक स्वर, जो प्रत्येक भेद हैं, मतलब उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, स्वरित स्वर, जो प्रत्येक भेद हैं ये अनुनासिक और निरनुनासिक भी हैं। मतलब उदात्त जो स्वर है वो अनुनासिक है और निरनुनासिक भी है, और अनुदात्त वो भी अनुनासिक और निरनुनासिक। तो कुल मिलाकर 9 स्वर अनुनासिक और निरनुनासिक हो गए और 9 स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में विभाजित हो गए। तो कुल मिलाकर 9 + 9 मतलब 18। अ के 18 भेद हो गए। इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं ई के भी 18 भेद होते हैं, उ के भी 18 भेद होते हैं। ठीक, और डी के भी 18 भेद होते हैं।
तो अ, ई, उ, री, ये जो ह्रस्व स्वर हैं इनके 18 भेद होते हैं। अ, ई, उ, री। अ का हमारे संस्कृत व्याकरण में अ, ई, उ, री, ये जो 4 स्वर हैं इनका ह्रस्व भी बनता है, दीर्घ भी बनता है, प्लुत, मतलब तीनों में रहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों बनता है इनमें। जबकि री एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता है। तो अ, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं। री के भी 18 भेद, उ के भी 18 भेद, ई के भी 18 भेद और अ के भी 18 भेद। एग्जामिनेशन में आएगा कि ई के कितने भेद होते हैं तो 18 भेद लिखिएगा। उ के कितने भेद होते हैं तो 18 भेद होते हैं। री के 18 भेद होते हैं। ली का दीर्घ नहीं होता है तो दीर्घ वाला नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए 6 घटा देंगे तो ली के 12 भेद होते हैं। उसी तरह कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका ह्रस्व कभी ह्रस्व नहीं होता, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 वर्ण जो हैं इनका ह्रस्व नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए का निर्माण 2 स्वरों के मेल से हुआ है और 2 स्वर जो हैं द्विमात्रिक हैं। ठीक है, आएंगे तो ये द्विमात्रिक स्वर बन जाएंगे, तो ये ह्रस्व कभी नहीं रह जाएंगे, ये तो दीर्घ हो जाएंगे। तो ए, ऐ, ओ, औ का निर्माण ही 2 स्वरों के मेल से हुआ है, मतलब कि 2 मात्राओं के संयोग से हुआ है, तो ये ह्रस्व कैसे कहे जा सकते हैं, ये तो दीर्घ कहे जाएंगे। ली 12 प्रकार के होते हैं। अ, ई, उ, री ये 18 प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के। ए, ऐ, ओ, औ ये 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वाक्यात्यायन बोलते हैं कि री और री आपस में सवर्णी हैं। सवर्णी का मतलब ये होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न बराबर होते हैं, समान होते हैं, उनको हम सवर्णी कहते हैं। हालांकि री और री के उच्चारण स्थान बराबर नहीं है क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा से है और री का उच्चारण स्थान दंत से है, तो इनके उच्चारण स्थान बराबर तो नहीं है लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न बराबर है, इसलिए री और री को एक मान सकते हैं। री और री को एक सवर्णी आपस में सवर्णी वर्ण है, मतलब सवर्णी है। अगर री और री को आपस में बराबर मान लिया जाए तो री के 18 भेद और री के 12 भेद दोनों को मिलाकर 30 भेद हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाए री के कुल कितने भेद तो 30 भेद मानेंगे, री के कुल कितने भेद तो 30 मानेंगे, और ऐसे पूछा जाए री के कितने भेद होते हैं तो 18 और री के 12। ठीक है, अब है व्यंजन की ओर चलते हैं। व्यंजन हमारे संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उस व्यंजन 4, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन 4 होते हैं जिनका जिक्र माहेश्वर सूत्र में नहीं है, इसीलिए इनको परिगणित नहीं किया गया है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं, अस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है। चुप सारे। अ से लेकर प वर्ग तक 5 × 5 मतलब 25 वर्ग हो गए, 25 वर्ण हो गए, इसीलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। उच्चारण में इनके कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, इसलिए इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं या अस्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन क से प वर्ग तक, इनको हम कूचू, टू, तू, पू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनको संक्षेप में क वर्ग को कू कह सकते हैं, च वर्ग को चू कह सकते हैं, ट वर्ग को टू, त वर्ग को तू, प वर्ग को पू कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, इसीलिए के नाम से जानते हैं। इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ऊ की इत संज्ञा होती है। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व इनको अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जब हम प्रत्याहारों का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्यों आते हैं। उस व्यंजन संख्या में 4 होते हैं जो स, ह होते हैं, ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं संयुक्त व्यंजन की ओर। अब ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि हमारे हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 थी, लेकिन हमारे संस्कृत व्याकरण में संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है, जो छ, त्र, ज्ञ है, जो स्र को नहीं लिया गया है। स्र हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन में जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन को छ, त्र, ज्ञ और स्र 4 व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, लेकिन संस्कृत व्याकरण में संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है, जो इस प्रकार है छ, त्र, ज्ञ। छ का निर्माण क और मूर्धा स और अ के निर्माण से हुआ, अ के योग से हुआ है। त्र का निर्माण त, र और
अ के योग से हुआ है और ज्ञ का निर्माण ज, य और अ के योग से हुआ है। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए कि हमारे संस्कृत व्याकरण में मूल व्यंजन की संख्या कितनी है तो 33 है, जबकि अगर पूछा जाए कि हमारे संस्कृत व्याकरण में कुल व्यंजन की संख्या कितनी है तो 36 माना जाएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ लेंगे। 3 संयुक्त व्यंजन है, 33 + 3 यानी 36 हो गए। तो एक निगाह हम देख लेते हैं। हमारे संस्कृत भाषा में, हमारे संस्कृत व्याकरण में 9 स्वर होते हैं, ठीक है, जिसमें 5 मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, रील, री, ठीक। और हमारे संस्कृत व्याकरण में 33 मूल व्यंजन होते हैं, जबकि कुल व्यंजन की संख्या 36 होती है। स्वर के भेद में हम देख लेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। प्रत्यय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया, जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में, और प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक, और मैं अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय।